प्रेजेंट बाउंड्री के सिनेरियो में यदि हम देखते हैं तो हम भारत के इतिहास को नहीं समझ सकते। नमस्ते, वेलकम टू द हॉर्सेस किंग शो। आज मैं बहुत दूर आया हूँ अपने घर से अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए, और आज मैं मिलने आया हूँ डॉक्टर सुशील कुमार भाटी से, जो कि एक बहुत जाने माने इतिहासकार हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूँ अपने इतिहास के बारे में। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना वक्त दिया। सभी को मेरा नमस्कार। तो सर, हम शुरू करते हैं कि गुर्जर कहाँ से आए। देखिए, जहाँ तक जो गुर्जर के जो आरंभिक इतिहास की बात है, तो इनका जो आरंभ है वो वास्तव में जो कुषाण वंश का इतिहास है, वहाँ से इनका इतिहास जो है इनका मिलता है, जिसके हम कह सकते हैं कि प्रमाण मौजूद हैं। और कुषाण्स की को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय डायरेक्टर थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो ऐतिहासिक कुषाण हैं वो वर्तमान गुर्जर हैं, और उन्होंने ये कहा था कि जो गुर्जरों का जो कसाना गोत्र है वो कुषाणों का एक प्रकार से प्रतिनिधि है। ये बात उन्होंने कही थी, और इसी अध्ययन को मैंने भी आगे बढ़ाया। लेकिन अपने अध्ययन के बारे में इस विषय में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उनकी इस बात को जो उस समय के जो एथनोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। जैसे एटकिंसन थे, उन्होंने अपने गजेटियर्स में लिखा कि जो गुर्जर्स हैं वो कुषाण हैं, और जो उस समय जो गुर्जर्स थे उनको कैटेगराइज किया गया था मार्शल रेसिस में। 1891 का जो सेंसस हुआ वो व्यवसाय आधारित एकमात्र सेंसस है जो अब तक हुआ है भारत में, और उसमें जो गुर्जर्स हैं उनको डोमिनेंट एंड मिलिट्री कास्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। और जो टॉप 4 जो उसमें एथनिक ग्रुप्स लिए गए, उनमें सबसे पहले राजपूत, फिर जाट, मराठा और गुर्जर। तो गुर्जर को एक मार्शल कम्युनिटी माना गया और उसे सेना में भर्ती किया गया, और जिस पुस्तक के आधार पर उनको भर्ती किया जाता था वो एच बिंगले, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जाट्स एंड गुर्जर्स। बाद में उन्होंने उसको संशोधित किया, उसमें उन्होंने फिर अहीरों को भी इसमें जोड़ा, और वो एक सर्वे था कि कहाँ कहाँ गुर्जर हैं एक सैनिक के तौर पे उपलब्ध, जहाँ से उन्हें भर्ती किया जा सकता है, और क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनकी सभ्यता है, उस सब का एक सर्वे उसके अंदर था, और जाटों के विषय में भी था वो। तो उस किताब में भी एच बिंगले ने इस बात को माना है कि गुर्जर जो हैं वो कुषाण हैं। तो ये एक तरीके से जिस आज भी भर्ती होती भारत में गुर्जरों की राजपूत रेजिमेंट के अंदर, आधी कंपनी जो हैं जो फाइटिंग कंपनी है वो राजपूतों की है, आधी कंपनी फाइटिंग कंपनी गुर्जर्स की है। हालांकि राजपूतों का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा है राजपूत रेजिमेंट में। तो इसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक कमेटी बनी, ए आयंगर कमेटी। उस कमेटी ने भी जो है वो इसलिए बनी थी कि भारत में अंग्रेज़ों ने बहुत सारी क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दी थी। ये जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शिकंजा कसने शुरू किया, और विशेषकर 1857 की क्रांति के बाद, तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट इसके लिए पारित किए। उनमें से एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, इंडियन आर्म्स, ये 71 में हुआ। एक इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में हुआ। इंडियन वर्नाकुलर पेस एक्ट जो है वो भी 1878 में आया। तो ये 70 का जो दशक था 19वीं शताब्दी का, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए कि लोगों को जो है कंट्रोल किया जाए। तो गुर्जर्स को भी इस एक्ट के तहत जो है क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया। तो इस बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस चीज़ को माना गया कि भाई ये तो अमानवीय है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए इस एक्ट को। तो उसके लिए कमेटी बनी, ए आयंगर कमेटी। उस कमेटी ने भी जब अपने गुर्जर्स के बारे में नोट लिखा तो उस कमेटी ने भी ये माना कि जो गुर्जर हैं वो कुषाण हैं। तो जितना भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है उसमें इस चीज़ को मान्यता दी गई।
फिर इसी चीज़ को अध्ययन को मैंने आगे बढ़ाया और इस पर बहुत सारे लेख मैंने लिखे। इसमें गुर्जरों की कुषाण उत्पत्ति का सिद्धांत भी है, तो वो एक बहुत गहरा विषय होगा। लेकिन यहाँ पे इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो कुषाणों के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर जो शब्द है उनकी अपनी भाषा, जिसे उन्होंने रबाटक अभिलेख है कनिष्क का, उसमें उन्होंने आर्य भाषा कहा है। अपनी भाषा को नाम उन्होंने आर्य दिया है ना, कि हमारी आर्य तो आर्य भाषा जो है उसमें कुषाणों लिखा गया है। और उस आर्य भाषा में हम ये देखते हैं, जिसे एक हैनिंग नाम के जो है प्राच्यविद हैं, वो भाषाओं का अध्ययन करते हैं, उन्होंने इसे बाक्तरी भाषा कहा, बैक्ट्रियन भाषा इसे नाम दिया, जो कि उन्होंने उनका जो व्यू है वो इसलिए था कि उस जगह को जहाँ कुषाणों का इतिहास मिल रहा था उसे यूनानी बैक्ट्रिया कहते थे, लेकिन कुषाणों ने अपनी भाषा को आर्य कहा। तो इस प्रकार से उस भाषा में जो शब्द है वो कुषाण नहीं है, वो कोषाणों है, जो कि हमारा जो कसाना जो आज वर्तमान में जो शब्द है उसके बहुत नज़दीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे इतिहासकारों ने इस जो शब्द है कुषाणों के अभिलेख में, जो कुषाण शब्द किसे कई जगह गुशान और कुषाण, तो उसे बहुत से इतिहासकारों ने उसे कशान और कशाना भी पढ़ा है। और इसमें जो है आपका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, उसके अंदर जो कुजुल कडफिस है जो पहला कुषाण सम्राट माना जाता है, उसको कशाना याबुग उसको कहा गया है। और उसका अर्थ बताया गया है, कशाना याबुग का अर्थ है किंग ऑफ कशान, यानी कि कशान जगह का राजा, वो है कशाना। तो उस क्लियरली ये बात कही गई है। इसी तरीके से बिजनौर से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं किदार कुषाणों के, उस पे भी उसको भी जो है कशाना उस पर मतलब पढ़ा गया है। तो ये मतलब जो है काफ़ी कुछ क्लियर है और बहुत इसकी मान्यता रही है कि जो कशाना हैं वो हमारे वो कुषाण हैं। तो ये हमारा इतिहास वहाँ से मिलता है। और फिर जो पहला कुषाण शासक है जिसे कुजुल कडफिस के नाम से इतिहास में हम जानते हैं, इनफैक्ट जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो ये बात सामने आती है कि वो कुजुल कडफिस जो शब्द है वो गुजुर कपीशिया है। कुजुल शब्द जो है वो वास्तव में गुजुर है। तो उसके लिए मतलब बहुत सारे F.W. थॉमस थे, उन्होंने सबसे पहले माना कि ये कुजुल है, इसको गुशुर पढ़ा जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद में बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनमें आर एस शर्मा हैं जो ये मानते हैं कि जो गुर्जरों का संबंध है वो गुशुर शब्द के साथ में है। और गुशुर शब्द जो है सबसे पहले भारत में हम देखते हैं कि आपका कुषाणों के अभिलेख में ये शब्द आता है, गुशुर शब्द। तो हिस्ट्री जो है वो हर तरीके से गुशुर शब्द ही जो है वो गुजुर मतलब वास्तव में बोला गया, क्योंकि कुषाणों का जब हम अध्ययन करते हैं उनके अभिलेखों का, विशेषकर जो उनकी अपनी आर्य भाषा में है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो शय शब्द है वो जय में तब्दील हो जाता है। अच्छा, जैसे कौशाम्बी को कोजाम्बो लिखा गया है, श्रीवस्ती को श्री चंपा को श्री जिरी तांबो कहा गया है, मतलब शय और जय कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो जो गुशुर शब्द के साथ में बहुत सारे इतिहासकारों ने गुजर शब्द को जोड़ा है, वो वास्तव में वो गुजुर ही कहा जाता रहा होगा अपने जो आपके कुषाणों की भाषा है। तो इस प्रकार से मतलब सीधा संबंध बनता है। और इसी चीज़ को काफ़ी कुछ समाज में मान्यता भी मिली है। और सम्राट कनिष्क जिसको ये माना जाता है कि उन्होंने शक संवत प्रारंभ किया अपने राज्यारोहण दिवस पर। हाँ जी। और ये हमारे भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए मेघनाथ साहा, उन्होंने ये निर्धारित किया था कि 22 मार्च को शक संवत शुरू होता है। तो इस दिन को भी गुर्जर समाज बड़े ऊंचे स्तर पर मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मनाता है, IGD के रूप में। और काफ़ी कुछ जो है इसमें एक त्यौहार के तौर पे से लिया जाने लगा है। और कनिष्क जो हैं उनके जो कुषाण सम्राट थे, उनके सिक्कों पर जो उनका शाही निशान है उसको आजकल हम देखते हैं कि गुर्जर लोगों के तौर पर भी काफ़ी मान्यता उसको मिली हुई है। तो ये समाज के अंदर एक प्रबल मतलब जो है इस समय विचार है कि हमारा संबंध जो है जो ऐतिहासिक कुषाण है उनके साथ में है। और दूसरा फिर जो है
जो आप हम देखते हैं जो अलखान हून थे, जिनमें तोरमाण और मिहिरकुल हैं, उनके साथ भी इतिहासकारों ने हमें जोड़ा है। और बहुत तमाम तरह के इतिहासकार हैं उसमें, जैसे हम हॉर्नले है, भूलर है, और आपके विलियम क्रुक है, B.A. स्मिथ है, और बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये माना कि भाई जो गुर्जर हैं उनका संबंध, जो ये हूण लोग थे, इनके साथ में इनका संबंध है। और ये मतलब कोई इसमें कोई मतलब जो है ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अंतर विरोध है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो हूण थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं कुषाणों का वारिस मानते थे। उनके जैसे किदार जो थे वो भी हूण थे, है ना। उन्हें हारा हूण कहते हैं, रेड हून्स कहा जाता है यूरोप में। वो अपने नाम, अपने सिक्कों पर किदार के साथ में कुषाण लिखवाते थे। और जो बाद में अलखान हूण आए जिसमें तोरमाण और मिहिरकुल थे, वो अपने सिक्कों पर किदार लिखवाते थे। तो हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी जो विरासत है वो ओन करते थे कि भाई हम उन किदारों के वंशज हैं जो कुषाणों को अपना वंशज मानते हैं, को अपना पूर्वज मानते हैं। तो इस प्रकार से कुषाण और हूणों के साथ में हमारा इतिहास जो है जुड़ा रहा है। ये तो वैसे ही हो गया सर, जैसे हमारे बाबर के बारे में बताया जाता है कि वो चंगेज़ खान के वंशज हैं, दूसरी तरफ मदर की तरफ से, उनकी माता जी की तरफ से। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। मतलब देखिए, मैं मतलब वहाँ उससे नहीं जोड़ूंगा इनको ना, उस तरीके नहीं से। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर को बोला जाता है कि उनकी माता जी जो थी वो उनकी वंशज थी चंगेज़ खान की, तो वो ऐसे लाइन जुड़ गई चंगेज़ खान और फिर बाबर की। तो क्या पता ऐसी हमारी लाइन जुड़ रही हो कहीं पे, नहीं हूण और उनकी। मतलब देखिए, उनकी तो कोई एक डेफिनेट उनके पास में एक जीनोलॉजी होगी जिससे वो कहा जाता होगा जी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि जो किदार हूण है वो अपने आप को किदार कुषाण कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम कुषाणों के वारिस हैं। और जो अलखान हूण आए, जो तोरमाण और मिहिरकुल थे, वो अपने सिक्कों पर किदार लिखवाते हैं, जिसमें ये मानते हैं कि हम किदार कुषाणों के वारिस हैं जी। तो एक तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो ये साबित करता है। और जो वर्तमान गुर्जर जाति है उसमें दोनों का मिलना, यानी कि जो कशाना है उनका भी मिलना और हूणों का मिलना, वो इस बात को साबित करता है कि हाँ, जो इतिहास में जो चीज़ सामने आ रही है एविडेंस के तौर पर, वो कहीं ना कहीं सत्य है। वो आज भी एक ही एथनिक ग्रुप का हिस्सा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें ना। और इतिहास में सर हमको बताया जाता है कि जो हमारे सम्राट थे वो बाहर से आए थे। देखिए, ये जो इतिहास लेखन है ना, ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया जी, क्योंकि वो खुद विदेशी थे। तो वो अपने आप को वो चाहते थे कि भारत में उनको जो है सहज रूप से लिया जाए। ठीक है, उन्होंने भारत में क्या किया था, उन्होंने भारत में एक उपनिवेश की स्थापना की। उनके लिए इंग्लैंड के जो हित थे वो प्राथमिक थे, और वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने शासन स्थापित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी। तो वो भारत में मुनाफा कमाना चाहते थे, आर्थिक शोषण करना चाहते थे, और उनका जो मूल चरित्र था उनके शासन का, वो पूरी तरीके से विदेशी था। तो वो भारत के लोगों को ये इस बात के लिए सहज करना चाहते थे कि भारत पर विदेशियों का शासन रहा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर जो पुरानी जो डायनेस्टीज थी, कहीं ना कहीं उनको जो है उसका मूल उन्होंने भारत के बाहर खोजने का प्रयास किया। तो इस प्रयास में उन्होंने मुगलों की बात करी, उन्होंने तुर्कों की बात करी, और प्राचीन भारत में जाकर के वो ये कहते हैं कि भाई जो हूण थे, जो शक थे, कुषाण थे, ये सब जो थे विदेशी थे। ये बात उन्होंने मतलब प्रतिस्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये बात उनकी जो है गलत थी। और जिसको बहुत से जो उस समय भारतीय इतिहासकार थे, वो उन लोगों ने वो इस बात को नहीं समझ सके, और वो जो कुछ भी उन्होंने अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा वो उसके बहाव में बहते चले गए। वो उन्होंने, देखिए, जब हम कुषाणों के और हूणों के इतिहास की बात करते हैं तो हमारा उनके इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? उनके स्रोत हैं जो चीनी स्रोत हैं, है ना, जो चीनियों ने उनके विषय में लिखा, क्योंकि चीनियों के साथ में लगातार उनका टकराव हुआ। चीनियों ने उनके डर से जो है, कुषाणों और हूणों के डर से, उन्होंने सबसे पहले जो है चीन की महादीवार का निर्माण किया। तो उन्होंने जो कुछ लिखा, या तो हमारे पास वो स्रोत हैं, या जो यूनानी थे और जो रोमन लोग थे, है ना, उन्होंने जो उनके विषय में लिखा कुषाणों के और हूणों के विषय में, या तो वो हमारे स्रोत हैं।
या जो ईरान के लोगों ने लिखा, है ना, लेकिन कभी भारतीयों ने भारतीय स्रोतों को जो है कहीं भी प्रधानता नहीं दी। हमें ये देखना चाहिए कि भारतीय स्रोत क्या कह रहे हैं। भारतीय स्रोत में जो अगर हम देखते हैं तो कुषाणों को तुखार कहा गया है, और तुखार जो हैं वो पूरी तरीके से आर्य लोग थे, वो लंबे गोरे, है ना, और आर्य समूह की भाषा बोलने वाले। तुखारी जो है वो आर्य समूह की भाषा है, कुषाण खुद अपनी भाषा को आर्य भाषा कह रहे हैं, है ना। और कभी भी किसी भी भारतीय साहित्य में तुखारों को मतलब विदेशी नहीं कहा गया, कहीं भी उन्हें अदर भी नहीं कहा गया। विदेशी तो छोड़िए, जो अदर की भावना होती है ना, अस एंड अदर, हम और वो, हम और वो की सेंस में भी कभी तुखारों को नहीं देखा गया। यहाँ तक कि जो महाभारत है उसमें तुखारों का जिक्र है, वो महाभारत के युद्ध में लड़ने आए। हूण भी कहाँ है महाभारत में, हारा हूण महाभारत के युद्ध में लड़ने आए। क्यों आए महाभारत में? क्योंकि जो भारत का जो मैटर था वो उनका अपना अफेयर था, वो उनका मैटर था, तभी तो वो महाभारत में आए जी। भाई महाभारत किसकी लड़ाई है? वो भारत के लोगों की लड़ाई है, जिसमें एक बहुत बड़े मुद्दे को सेटल किया जाना था। बहुत से इतिहासकार तो इसे ये देखते हैं कि जो कृष्ण थे वो बहुत बड़े राजनीतिक दृष्टा थे, और वो इस महाभारत के युद्ध के माध्यम से एक भारत में एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे। तो कौन लोग थे जो उसमें लड़ने आए? वो सब जो जिसका नाम ही महाभारत है, उसमें लड़ने वाले कौन थे? वो भारतीय ही लोग थे, लेकिन हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। अब देखिए, आप जो हूण है उनकी उत्पत्ति भारतीय स्रोतों में क्या है? महाभारत में कथा आती कि ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय के लिए, है ना, नंदिनी भी उसको कहते हैं, उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए जो है हूणों की उत्पत्ति हुई। कामधेनु गाय से उसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि जो हूणों की उत्पत्ति भारतीय यदि हम दृष्टि से देखें तो वो गाय की, और ऋषि वशिष्ठ जो एक ब्राह्मण थे उनकी रक्षा के लिए हुई। तो उसको कहीं नहीं देखा जा रहा है। जब भारत में कुमारपाल चरित में भारत के 36 राजकुलों की पहली बार चर्चा हुई तो उसमें हूण भी एक मतलब राजकुल था। तो हमने भारतीयों की क्या दृष्टि रही है? जब हम विष्णु पुराण में देखते हैं कि उसमें भारत का वर्णन किया गया है तो हूण उसमें एक प्रदेश का नाम है, तो वो भारतीय प्रदेश में हूण प्रदेश को गिना जा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारतीय जो समकालीन भारतीय थे वो कभी भी हूणों को उन्होंने अपने से अलग करके नहीं देखा, अदर के रूप में नहीं देखा। कोई भी स्रोत ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि जो हूण है वो अलग तरीके से देखे गए। अब इतिहासकार जो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये तो विदेशी थे, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो उन्होंने कई देशों को प्रभावित किया। उन्होंने चीन को प्रभावित किया, उन्होंने यूरोप को प्रभावित किया, रोमन एम्पायर को प्रभावित किया, उन्होंने ईरान के साम्राज्य को प्रभावित किया। तो वो इस बात पे इनक्लाइंड है कि भारत में ये विदेशी हैं जी। भाई भारत में तो उन्हें विदेशी नहीं समझा जा रहा कहीं भी। इसका मतलब वो भारत के लोगों के अपने लोग थे, उन्होंने दुनिया को प्रभावित किया, इससे वो विदेशी नहीं हो जाते जी। और ये जो गलत धारणा थी, इस धारणा की वजह से भारत के लोग अपने इतिहास से दूर हुए हैं। और मैं भारत के इतिहासकारों से, विद्वानों से ये कहना चाहता हूँ कि इसी कारण से कनिष्क को उसके भारतीय इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये बात बैठी हुई है कि शायद ये विदेशी है, बाहर से है ना, ये बात बैठी हुई है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी स्रोत से वो ये साबित नहीं होता कि वो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन से एक अलग का व्यक्ति था। वो अपनी अगर हम उसकी नस्लीय तौर पे देखें, यदि हम उसके भाषाई तौर पे देखें, उसके धर्म के तौर पे देखें, तो कहीं नहीं होता। कुछ इतिहासकारों ने ये कहने का प्रयास किया कि कुषाण जो थे वो ईरानी थे। ईरान में तो देव को असुर के रूप में देखा जाता है, असुर को देव के रूप में, यानी कि उल्टा है। वहाँ पे उल्टा है, असुर वहाँ पे अहुर मजदा भगवान है, और जो देव है वो असुर के रूप में। लेकिन कुषाण तो अपने आप को देवपुत्र कह रहे हैं, देवपुत्र उनकी उपाधि है। तो जो अपने को देवपुत्र कह रहे हैं वो ईरान की संस्कृति से कैसे प्रभावित हैं? आप ये देखिए, चीन जिनसे लड़के दीवार बना रहा है, तो लोग कुछ जो है हमारे बीच से ही लोग ऐसे हैं जो इस अवधारणा को, जिससे हम इतिहास से दूर हुए अपने, और हमें दूर मतलब जो है होना पड़ा जब उन्हें विदेशी करार दे दिया गया, हमें उस झूठी अवधारणा के विरुद्ध एक संघर्ष करना है, जिससे कि हम अपने इतिहास को अपना सकें, उसे पुनर्जीवित कर सकें जी। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसी खेल में फंस गए हैं, और वो कहना चाहते हैं कि कुषाण तो चीनी थे। अरे चीनी यदि वो होते तो चीन दीवार क्यों बनाता उनसे डर के? चीन के साथ तो वो युद्धरत थे। चीनी राजकुमारों को तो कनिष्क ने बंधक बनाया। हेनसंग जब भारत में आया तो उसने कपीसा में वो महल देखा जहाँ कनिष्क ने
चीनी राजकुमारों को बंदी बना रखा था। तो किस प्रकार से वो चीनी हैं, और मतलब वो खुद ही जो हमारा संघर्ष है हम उसको कठिन कर देते हैं जब हम हमारे बीच से ही कुछ लोग ये कहने लगते हैं यार कुषाण तो विदेशी थे, हूण तो विदेशी थे। हम अपने इतिहास से और कैसे दूर जा सकते हैं, उस चीज़ को बल देती हैं वो चीज़ें। तो सर ये तो हमको अपने इतिहास को यदि अपनाना है तो हमको जो है जो सही भारतीय स्रोत हैं, जो सही उसकी पिक्चर है। आप बताइए कि 36 राजकुलों में हूणों का नाम क्यों है? अगर वो विदेशी हैं तो 36 राजकुलों में हूणों का नाम क्यों आता है? और जो भारत का शिरोमणि परिवार है, जो हम गहलोत राजवंश है हमारा मेवाड़ का, उसके जो अल्लट जो उनके महाराजा थे, उनका विवाह जो है हूण राजकुमारी से हुआ है, हरिया देवी से। तो ऐसा नहीं है कि जो है हूण जो है उन्हें कहीं भी भारत में विदेशी बिल्कुल नहीं माना गया है। ना ही जो कुषाण थे जिन्हें तुखार के रूप में हम जानते हैं, उन्हें कहीं भी नहीं जो है विदेशी नहीं माना गया भारत में। कोई स्रोत ये साबित नहीं करता है। पूरी तरीके से वो हमेशा ही भारत के मैटर्स में उनका नाम आता है, महाभारत में उनका नाम आता है। तो हमें इस अवधारणा को ख़त्म करना है और सभी भारत के इतिहासकारों के बीच में ले जाना है कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है। और यदि हम इस बात को मानते हैं तो भारत के लोग कभी भी अपने इतिहास से नहीं जुड़ पाएंगे। मिहिर कुल हूण को एक अत्याचारी शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसे मतलब जो है क्रूर कहा गया। लेकिन ठीक है, मिहिर कुल हूण ने मतलब कुछ क्रूरताएं की होंगी, लेकिन क्या कभी ये बताया गया कि मिहिर कुल हूण ने मिहिरेश्वर शिव मंदिर बनवाया? उसने 1000 गांव ब्राह्मणों को दान दिए। वो धार्मिक भी था, उसने धर्म कर्म के लिए 1000 गांव भी दान में दिए। कभी ये बताया गया कि उसने कश्मीर में नहर बनवाई? कभी भी इन चीज़ों का जिक्र। देखिए, हम हर चीज़ को हमने जब ये मान लिया कि वो हमारा नहीं है तो हम उसकी तरफ से हम निरपेक्ष हो गए या हम उसके विरोध में आ गए। हमने उसके अच्छे पक्ष को देखना ही बंद कर दिया। तो मेरा ये आग्रह है इन जनरल, केवल ये नहीं कि मैं मतलब जो गुर्जर समाज में इतिहास में रुचि लेने वाले लोग हैं या जो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, मेरी पूरी भारत के विद्वानों से, लोगों से सबसे ये अपील है कि भाई इस अवधारणा को ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ भारत की जो नॉर्थ वेस्ट जो पूरा है हमारा, उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या का सीधा संबंध शकों, कुषाणों और हूणों के साथ में है। इवन बहुत सारे इतिहासकारों ने तो जो हमारी जो रॉयल क्लास है उसको भी जोड़ा है उससे। एरिस्टोक्रेटिक क्लास रही जो मध्यकाल में और बाद तक, उसको भी जो जोड़ा है कि वो सब कुषाणों हूणों की संतान है। तो हम कैसे अपने इतिहास से हम जुड़ेंगे? हम तो अपना इतिहास खुद ही खोने में लगे हैं। इसी सिलसिले में सर एक सवाल है, जो कुछ लोग कहते हैं या हमें सुनने में आता है कि गुर्जर तो जॉर्जिया से आए थे। गुर्जर जॉर्जिया एक शब्द मिलता रहता है, तो इस पे आपका क्या विचार? देखिए, जो जॉर्जिया है उसका नाम ईरान में गुर्जिस्तान है। हाँ। ईरान के लोग उसे गुर्जिस्तान बोलते हैं। और वहाँ पे जो तुर्की है, वहाँ भी जो एक प्रांत है उसका नाम गुर्जिस्तान है। यानी कि वो एरिया जो कभी तुर्की ने गुर्जिस्तान से छीन लिया था, वो कहलाती है वो जगह। अब केवल गुर्जर शब्द से मिलते जुलते शब्द केवल यही नहीं कि गुर्जिस्तानी है। बहुत सारे उज्बेकिस्तान में, आपका उज्बेकिस्तान में और जो ताजिकिस्तान है, वहाँ मतलब बहुत से शब्द मिलते हैं ऐसे ना, इनके नाम के साथ में गुर्जर शब्द लगा है। ईरान में भी ऐसे शब्द मिलते हैं जी। तो अगर हम ये माने कि भाई जो है जो प्रेजेंट बाउंड्री के सिनेरियो में यदि हम देखते हैं तो हम भारत के इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। सही बात। हमको जो है ये देखना पड़ेगा जी, प्राचीन भारत में भारत के लोगों की जो भौगोलिक सांस्कृतिक चेतना क्या थी, यानी कि कहाँ तक वो विश्व के भूगोल को जानते थे और कहाँ तक उसके साथ में जुड़े थे, कहाँ तक वो अपना मानते थे। तो यहाँ पे जम्बूद्वीप का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया है। भारतीय इतिहास लेखन में जम्बूद्वीप का जिक्र ही तक नहीं आता भारत के इतिहास में, जबकि जम्बूद्वीप जो है वो न केवल जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे ग्रंथ हैं, बल्कि बौद्धों के द्वारा, जैनों के द्वारा लिखे ग्रंथों में जम्बूद्वीप का लगातार जिक्र है। और उसमें ये माना जाता है कि जम्बूद्वीप के भारत खंड में भारतवर्ष है, ठीक है ना। और अगर हम प्रेजेंट बाउंड्री को देखें, सिर्फ उसी को हम अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक चेतना से जोड़ कर देखें अपने, तो जो भगवान शिव का जो घर माना जाता है
जो आपका जो मानसरोवर झील है, जो कैलाश पर्वत है, वो तो आज प्रेजेंट बाउंड्री में नहीं आती नहीं आता। है ना। तो हमको हमको कहीं ना कहीं उसमें बल्कि ये भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत, जब अगर भारतवर्ष की बात करते हैं तो जम्बूद्वीप में का जो वर्णन हमको मिलता है वो ये मिलता है कि सबसे बीच में इलाव्रत है, उसके दक्षिण में कैलाश पर्वत के पास भारतवर्ष है। यानी कैलाश पर्वत को जम्बूद्वीप के अंतर्गत और भारत के उत्तर में माना गया है, और वहाँ पे शिव थे। तो हमें अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक चेतना को जम्बूद्वीप से जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना तो शिव भी उसके बाहर हो जाएंगे, जो कि शिव भारत का एक संस्कृति का आधारभूत तत्व है। शिव के बिना आप भारत की, भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक शिव तो साक्षात ध्यान और समाधि के मोक्ष मार्ग का प्रतीक हैं जी, है ना। उनसे बड़ा तो कोई प्रतीक ही नहीं है। अपने हर चित्र में वो एक ध्यानस्थ योगी के रूप में हमको दिखते हैं, सिंधु घाटी से लेकर बाद तक। तो उनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो कुषाण हैं या हूण हैं, जिनका इतिहास तारीम घाटी, जो आज चीन का हिस्सा बन चुकी हैं, चीन की दीवार के वो पश्चिम में हैं। चीन ने जहाँ तक अपनी सीमा मानी थी उसके पश्चिम में थे वो, लेकिन आज उस एरिया में वो आ गए हैं, क्योंकि वहाँ से हमारा पलायन हुआ, कालांतर में हम वहाँ पराजित हुए, हम इधर को आना पड़ा हमको। तो हमें इस रूप में चीज़ों को देखना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ कुषाण और हूण कहाँ कहाँ तक गए हैं, क्योंकि जो सिल्क रूट है वो भी जॉर्जिया से होकर के जाता था। जो सिल्क रूट है पुराना, वो इन्हीं एरिया से होकर के जाता था जहाँ ये गुर्जर नाम के शब्द मिलते हैं, और आपके जो गुर्जिस्तान भी पड़ता है। तो वो सिल्क रूट था, उस पर कभी कुषाणों का कब्जा रहा है। उसी वजह से जो कुषाण थे वो बहुत समृद्ध हुए। उन्होंने एशिया में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। सर एक चीज़ और इसमें ऐड कर दीजिए, आप कौन सी सदी की बात कर रहे हैं, कुषाण और ये सब? देखिए, जो कुषाण है उनका जो इतिहास है वो मतलब जो इसमें मिलता है वो है कि 176 ईसा पूर्व में वो तारीम घाटी में थे, और वहाँ वो यूहेजी या तोगर कहलाते थे। यूची हाँ। और तोगर, हाँ। दो नाम थे उनके ना जी। और आज भी इनसे मिलते जुलते गोत्र भी हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं, अगर आपको ध्यान आ जाए तो? चेची। और दूसरा तोगर से मिलता हुआ तोमर, और एक और भी है, और भी नज़दीक है तोमर से भी, तोंगर। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए मैंने नहीं बताया, लेकिन देखिए कितना चीज़ें मतलब समझ आता है, वो समझ में आती हैं चीज़ें ना। तो वो ये कहलाते थे, वहाँ से उनका इतिहास मिल रहा है, उससे पहले से वो वहाँ थे।